ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम डिराक इक्वेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, डिराक इक्वेशन क्या थी, एक बार फिर से लिखते हैं। डिराक इक्वेशन थी आयोटा डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस आयोटा समेशन ओवर आई अल्फा आई डेल साई अपॉन डेल एक्स आई प्लस बीटा एम साई। ठीक है, ये इक्वेशन थी डिराक इक्वेशन। फिर यहाँ से हमने हमारे पास जो जो कंडीशंस आई थी उनसे बीटा और अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है, बीटा 4x4 की मैट्रिक्स थी I 0 0 माइनस आई, जहाँ पे I 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और 0 2x2 की जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, और अल्फा I की वैल्यू थी सिग्मा I नहीं 0 सिग्मा I 0, जहाँ पे सिग्मा पाउली मैट्रिक्स है। I की वैल्यू वेरी करती है 1 2 3, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 पाउली मैट्रिसेस। ठीक है, ये इक्वेशन आई थी। अब सिंस साई डेल साई बाय डेल एक्स अल्फा पे अप्लाई हो रहा है, अल्फा पे अगर अल्फा आई 4x4 की मैट्रिक्स है तो साई को भी एक कॉलम वेक्टर होना पड़ेगा विद 4 रोज, मतलब 4x1 का वेक्टर होना पड़ेगा हमेशा। तो डिराक इक्वेशन में जो वेव फंक्शन होता है वो 4x1 का वेक्टर होता है। एक्चुअली ये वेक्टर नहीं होता, इसकी वेक्टर से कुछ अलग क्वांटिटी होती है जिसको हम स्पाइनर कहते हैं, इसलिए ये डिराक स्पाइनर कहलाता है, लेकिन बाद में देखेंगे। लेकिन इसकी मैट्रिक्स फॉर्म इस तरीके से होनी चाहिए साई की वेव फंक्शन की कि ये 4x1 की मैट्रिक्स बनाए। ठीक है, अब हम देखेंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ डिराक, कंटिन्यूटी इक्वेशन फ्रॉम डिराक इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन कहलाती है। जहां पे रो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, जे है वो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है। ठीक है, तो जिस तरीके से श्रोडिंजर इक्वेशन के लिए निकाली थी, जिस तरीके से क्लेन गॉर्डन इक्वेशन के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन निकाली थी, सिमिलर तरीके से डिराक इक्वेशन के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन निकलेगी। ठीक है, तो लेट्स से डिराक इक्वेशन ये है अपने पास, ये इक्वेशन जहां पे अब अल्फा और बीटा की वैल्यू नोन है। नाउ अल्फा एंड बीटा आर नोन। ठीक है, अगर डिराक इक्वेशन का हर्मिशियन कॉन्जुगेट लें, हर्मिशियन कॉन्जुगेट या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो इक्वेशन क्या बनेगी? माइनस आयोटा डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू आयोटा समेशन ओवर आई। सिंस अल्फा और बीटा है वो हर्मिशियन मैट्रिसेस हैं, तो क्या आएगा? अल्फा आई डेल साई अपॉन डेल एक्स आई की डैगर। यहाँ पे भी आएगा सॉरी से डैगर फॉर्म में लिखते हैं, ये आएगा आयोटा डेल साई अपॉन डेल टी का डैगर इक्वल्स टू माइनस आयोटा समेशन डेल साई डेल टी का डैगर प्लस बीटा एम साई का डैगर। ये इक्वेशन आएगी। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये इक्वेशन 2 हमने इसी इक्वेशन का हर्मिशियन कॉन्जुगेट लिया है। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी? हर्मिशियन कॉन्जुगेट माइनस आयोटा डेल साई डैगर अपॉन डेल टी इक्वल्स टू आयोटा समेशन ओवर आई अल्फा डैगर डेल साई अपॉन डेल एक्स डैगर। अल्फा आई का डैगर, अल्फा बीटा हर्मिशियन मैट्रिसेस है तो इनका डैगर वापस यही मैट्रिसेस ही होती हैं। ये आएगी डेल साई डैगर अपॉन डेल एक्स आई प्लस बीटा डैगर, बीटा डैगर वापस बीटा ही हो जाएगा, तो ये होगा बीटा एम साई डैगर।
ठीक है, ये इक्वेशन डिराक इक्वेशन का हर्मिशियन कॉन्जुगेट है। ठीक है, इस इक्वेशन को m साइड डैगर b। ठीक है, अब दो इक्वेशन बनी, एक डिराक इक्वेशन और एक इसका हर्मिशियन कॉन्जुगेट। डिराक इक्वेशन को साइड डैगर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसके हर्मिशियन कॉन्जुगेट को साई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेट्स से इस इक्वेशन को सामने से साइड डैगर से मल्टीप्लाई करते हैं, साइड डैगर लेफ्ट हैंड साइड से, और इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से साई से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, आयोटा साई डैगर डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस आयोटा समेशन ओवर आई साई डैगर अल्फा आई डेल साई अपॉन डेल एक्स आई प्लस बीटा एम साई डैगर साई। ठीक है, इस इक्वेशन को जब साई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगी, माइनस आयोटा साई डेल साई डैगर अपॉन डेल टी इक्वल्स टू आयोटा समेशन ओवर आई अल्फा आई डैगर साई डेल साई डैगर अपॉन डेल एक्स आई प्लस बीटा एम साई साई डैगर। ये दो इक्वेशन है। लेट्स से ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को घटाएंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। तो दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड में जो सेकंड टर्म बन रही है दोनों इक्वेशंस में, बीटा एम साई साई डैगर, ये साई डैगर साई को क्या लिख सकते हैं, साई डैगर साई 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 डैगर इक्वल्स टू साई के मोड का स्क्वायर। अब इक्वेशन 3 में से अगर इक्वेशन 4 रिड्यूस करें तो इक्वेशन क्या आएगी, आयोटा साई डैगर डेल साई अपॉन डेल टी प्लस आयोटा साई डेल साई डैगर अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस आयोटा समेशन ओवर आई साई डैगर अल्फा आई डेल साई अपॉन डेल एक्स आई माइनस आयोटा समेशन ओवर आई अल्फा आई डैगर तो अल्फा आई हो जाएगा ना, अल्फा आई साई डेल साई डैगर अपॉन डेल एक्स आई प्लस बीटा एम साई के मोड का स्क्वायर, यहाँ से ये वाली टर्म माइनस बीटा एम साई के मोड का स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, इस तरफ बची 2 टर्म, इस तरफ बची 2 टर्म। दोनों तरफ से हम आयोटा कॉमन लेके भी कैंसिल कर सकते हैं, जैसे आयोटा कॉमन ले लिया, इधर आयोटा कॉमन ले लिया। इक्वेशन क्या बन गई, साई डैगर डेल साई अपॉन डेल टी प्लस साई डेल साई डैगर अपॉन डेल टी इक्वल्स टू समेशन ओवर आई। सिंस सेम आई पे हो रहा है तो दोनों चीजों को सेम समेशन में ले लेते हैं, माइनस का निशान बाहर, ये बन गया साई डैगर डेल साई अपॉन डेल एक्स आई प्लस साई डेल साई डैगर अपॉन डेल एक्स आई। किया क्या, सिर्फ आयोटा डेल साई अपॉन डेल टी था, इस इक्वेशन का हर्मिशियन कॉन्जुगेट लिया और फिर एक तरफ साई डैगर से एक तरफ साई से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास इक्वेशन आ गई ये। अब इस टर्म को हम डी अपॉन डी टी साई डैगर साई लिख सकते हैं। दो चीजों का डिफरेंशिएशन होता है तो एक सेम टू सेम रह जाती है, दूसरी का हो जाता है, फिर दूसरी सेम टू सेम रह जाती है, तीसरी का होता है उस लॉजिक से। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, माइनस समेशन ओवर आई, ये क्या आएगा, अल्फा आई भी था ना यहाँ पे, एक अल्फा आई था, सॉरी अल्फा आई माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस समेशन आई अल्फा आई अल्फा आई अल्फा।
अल्फा आई और इसकी वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स आई साई साई डैगर। ठीक है, एक मिनट। इसकी वैल्यू आएगी डेल अपॉन डेल एक्स आई साई साई डैगर अल्फा आई साई। ठीक है, क्योंकि जिस ऑर्डर में है हम उस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन से कंपेयर करें, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? डी अपॉन डी टी डी रो अपॉन डी टी इक्वल्स टू डेल डॉट जे। कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट जे इक्वल्स टू 0। इसका मतलब डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस डेल डॉट जे। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये वाली इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन बना रही है, जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रो की वैल्यू क्या होगी? साई डैगर साई, सेम जो रो की वैल्यू श्रोडिंगर इक्वेशन से आई थी, साई के मोड का स्क्वायर। इसका मतलब डिराक इक्वेशन वाले फॉर्मूलिज्म में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होगी? करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू साई डैगर अल्फा आई साई। पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होगी। ठीक है, सो डिराक इक्वेशन जो होती है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और इट गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, लेट्स से हम ये भी प्रूव करेंगे कि डिराक इक्वेशन में पार्टिकल की होल स्पेस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट होती है। अगर फाइनाइट आ गई तो नॉर्मलाइज तो हम वेव फंक्शन को, अगर वेव फंक्शन को किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके नॉर्मलाइज कर सकते हैं, लेकिन ये चीज फाइनाइट होनी चाहिए, पार्टिकल के होल स्पेस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। तो एक काम करते हैं, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को होल स्पेस में इंटीग्रेट करते हैं। जो नीचे इक्वेशन है, अगर इस इक्वेशन का होल स्पेस में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन साई स्टार साई डैगर साई डी क्यूब एक्स। इंटीग्रेशन ऑल स्पेस में हो रहा है, और ये वाली चीज अगर पॉजिटिव में ले आए तो इंटीग्रेशन समेशन ओवर आई डेल अपॉन डेल एक्स आई साई डैगर अल्फा आई साई डी क्यूब एक्स इक्वल्स टू 0। अब सिंस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? अगर स्पेस में कोई रीजन है तो उस किसी भी रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, जो कि स्पेस में फिक्स है। लेकिन उस रीजन से पार्टिकल के बाहर जाने की और अंदर आने की जो रेट होती है, जो पार्टिकल बाहर जा रहा है या फिर अंदर आ रहा है, या फिर जिस रेट से एक स्पेसिफिक रीजन से पार्टिकल्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो उस क्वांटिटी को प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से दिखाते हैं कि कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। सिंस हम ऑल स्पेस की बात कर रहे हैं, तो ऑल स्पेस के सरफेस से ना तो पार्टिकल बाहर जाएगा ना पार्टिकल अंदर रहेगा। ऑल स्पेस में पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की वैल्यू 0 होगी इस लॉजिक से, क्योंकि स्पेस में पार्टिकल, अगर हम इंटीग्रेशन ऑल स्पेस पे कर रहे हैं तो पार्टिकल ना तो बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता है। सेम लॉजिक से पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का ऑल स्पेस पे इंटीग्रेशन 0 होगा। अगर ये 0 हुआ तो ये टर्म क्या आ गई? डी अपॉन डी टी साई डैगर साई डी क्यूब एक्स इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स डी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन साई डैगर साई डी क्यूब एक्स इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स साई डैगर साई
टी क्यूब एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट है दैट मीन्स फाइनाइट। तो पार्टिकल की होल स्पेस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डिराक इक्वेशन से फाइनाइट आती है। अगर ये चीज फाइनाइट आ रही है तो वेव फंक्शन में किसी भी कंपोनेंट का मल्टीप्लाई करके हम इसको 1 के बराबर भी कर सकते हैं, जैसे वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन 1D बॉक्स में ऐसे करते हैं वैसे। ठीक है, तो डिराक इक्वेशन कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और उससे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पॉजिटिव आती है और डिराक इक्वेशन से पार्टिकल की होल स्पेस में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी फाइनाइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन। कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन, बस डिराक इक्वेशन ही है बेसिकली, उसको कुछ अलग तरीके से लिखते हैं, कुछ नई मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस करके, वो फॉर्म कोवेरिएंट फॉर्म कहलाती है। इससे डिराक इक्वेशन क्या होती है? डिराक इक्वेशन आयोटा डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस आयोटा समेशन ओवर अल्फा आई डेल साई अपॉन डेल एक्स आई प्लस बीटा एम साई इक्वल्स बीटा एम साई। इक्वेशन डिराक इक्वेशन है, इसको से आयोटा डेल साई अपॉन डेल टी प्लस आयोटा समेशन ओवर आई अल्फा आई डेल साई अपॉन डेल एक्स आई प्लस बीटा एम साई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन जो है पूरी इक्वेशन को बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, बीटा टाइम्स दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या आएगी? आयोटा बीटा डेल साई अपॉन डेल टी प्लस आयोटा समेशन ओवर आई बीटा अल्फा आई डेल साई अपॉन डेल एक्स आई प्लस बीटा स्क्वायर एम साई इक्वल्स टू 0। बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1। बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर सबकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ से इक्वेशन बनेगी आयोटा बीटा डेल साई अपॉन डेल टी प्लस प्लस एम साई इक्वल्स टू 0। अब लेट्स इंट्रोड्यूस न्यू मैट्रिसेस। न्यू मैट्रिसेस, ठीक है, बीटा को गामा 0 से लिखते हैं। लेट्स एक नया नोटेशन देते हैं और बीटा अल्फा आई जो मैट्रिसेस बनेंगी, बीटा अल्फा आई उनको गामा आई से लिखेंगे। मतलब बीटा टाइम्स अल्फा 1 को गामा 1 से, बीटा टाइम अल्फा 2 को गामा 2 से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो गामा 0 और गामा आई, एक मैट्रिक्स ये है, 3 मैट्रिक्स ये, 4 मैट्रिक्स बन गई। तो ये वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आयोटा गामा 0 डेल साई अपॉन डेल टी प्लस आयोटा समेशन ओवर आई गामा आई डेल साई अपॉन डेल एक्स आई प्लस में माइनस एम साई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर इसे खोल के लिखें तो ये हो जाएगा आयोटा गामा 0 डेल साई अपॉन डेल टी प्लस आयोटा गामा 1 डेल साई अपॉन डेल एक्स 1 प्लस आयोटा गामा 2 डेल साई अपॉन डेल एक्स 2 प्लस आयोटा गामा 3 डेल साई अपॉन डेल एक्स 3 माइनस एम साई इक्वल्स टू 0।
हमारा जो समेशन था, अब तक जो समेशन था वो i पे चल रहा था, जहां i की वैल्यू 1 to 3 थी। अब जो लास्ट वाली इक्वेशन आई है उसको समेशन में कैसे लिख सकते हैं? समेशन 1 to मैम 4। बीटा वाल हाँ, आपने क्लीन कर दिया, वो बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, वहां पे भी फिर माइनस ही आता था ना, एक मिनट, प्लस कर रखा था आपने। हाँ, यहाँ सेकंड टर्म में लिख रखा है अरे ना हाँ हाँ, बीटा। अरे दोनों को इधर लेके गए थे, हाँ माइनस ही आना था, ध्यान नहीं रहा होगा। इसको भी इधर लेके गए तो ये माइनस तो ऑब्वियसली आएगा ही। ठीक है, तो क्या कह रही थी मैं कि अभी तक हमारा समेशन i इक्वल्स टू 1 to 3 चल रहा था। अब अगर हमारी जो लास्ट वाली इक्वेशन आई है उसमें समेशन लिखें तो समेशन i, इस इक्वेशन को समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं ना। लेट्स से t x1 x2 x3 ये हमारे नए कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, जहाँ पे t है, x0 है, x1 x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो हम लिख सकते हैं समेशन में इस इक्वेशन को कैसे, r इक्वल्स टू 0 0 to 3 गामा r डेल साई अपॉन डेल एक्स r। ये नीचे नीचे की तरफ कोऑर्डिनेट्स आएंगे, सॉरी 2 3। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता कि हम इनको नीचे रख रहे हैं कि ऊपर लिख रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर गामा में इंडेक्स नीचे है तो डेल अपॉन डेल आर में इंडेक्स भी नीचे ही आएगी। अगर गामा में ऊपर लगा रहे हैं तो डेल अपॉन डेल आर में भी ऊपर लगा सकते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल आर में। लेकिन दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करनी चाहिए ताकि दोनों कट के आपस में एक स्केलर दे सके। ठीक है, तो ये इक्वेशन आएगी माइनस एम साई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब एक न्यू डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, नया नोटेशन, फिनमैन डैगर। फिनमैन डैगर, फिनमैन डैगर को एक कट से लिखते हैं। जैसे कि अगर किसी वेक्टर ए का फिनमैन डैगर है तो एक कट जो होता है गामा म्यू ए म्यू, या फिर गामा म्यू ए म्यू, या फिर गामा म्यू ए म्यू को क्या लिख सकते हैं, जी ए म्यू। और ए न्यू किस तरीके से रिलेटेड होते हैं आपस में, ए म्यू इक्वल्स टू जी म्यू न्यू ए न्यू, ये दोनों इंडिसेस आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी और म्यू बचेगी। तो हम इसको गामा म्यू जी म्यू न्यू ए न्यू भी लिख सकते हैं। जो भी हो, एक नया नोटेशन है जो आगे भी बहुत काम आएगा, इसको फिनमैन डैगर कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो हमारे पास क्वांटिटी आ रही है गामा के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, गामा 1 गामा 2 गामा 3, इसका फिनमैन डैगर लिखेंगे। तो हमारे वाली क्वांटिटी क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स आर, जहाँ पे आर 0 to 3 पे वेरी हो रहा है, इसको डेल आर लिखा जाता है। जहाँ पे टाइम वाला कंपोनेंट एक्स वाई और जेड वाला, या फिर अगर अपन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं तो x1 x2 x3 वाले कोऑर्डिनेट्स भी कंसिडर करके इस चीज को डेल अपॉन डेल एक्स आर को डेल आर भी लिख सकते हैं। तो ये अबव इक्वेशन आई आयोटा समेशन आर इक्वल्स टू 0 to 3 गामा आर डेल आर, से गामा को ऊपर लिखते हैं, गामा आर डेल आर साई माइनस एम साई इक्वल्स टू 0। ठीक है, गामा आर डेल आर क्या है, गामा 0 डेल अपॉन डेल एक्स 0 प्लस गामा 1 डेल अपॉन डेल एक्स 1 प्लस गामा 2। गामा आर है गामा आर डेल आर, ये है गामा 0 डेल अपॉन डेल एक्स 0
प्लस गामा 1 डेल अपॉन डेल एक्स 1 प्लस गामा 2 डेल अपॉन डेल एक्स 2 प्लस गामा 3 डेल अपॉन डेल एक्स 3। तो ये कौन सा इसको क्या लिख सकते हैं इस वाली डेफिनेशन से, फिनमैन डैगर वाली डेफिनेशन से, ये डेल आर का कट है। ठीक है, ये है डेल आर कट। गामा आर डेल आर को फिनमैन डैगर की डेफिनेशन से डेल आर कट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी इक्वेशन, डिराक इक्वेशन, आयोटा डेल आर कट साई माइनस एम साई, आयोटा सिर्फ इसके मल्टीपल में इक्वल्स टू 0। ठीक है, आयोटा डेल आर कट 4 वेक्टर की डेफिनेशन से इसको पी म्यू गामा म्यू पी म्यू भी लिख सकते थे, क्योंकि गामा म्यू है और ये आयोटा एच कट डेल होता है मोमेंटम का ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम एच कट की वैल्यू 1 मान रहे हैं शुरू से ही, तो मोमेंटम का ऑपरेटर होगा आयोटा डेल। ठीक है, डेल अपॉन डेल टी है वो 4 वेक्टर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जो एनर्जी का कंपोनेंट है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो अगर मोमेंटम की फॉर्म में लिखें तो पी कट साई माइनस एम साई इक्वल्स टू 0, विच इज ये इक्वेशन आएगी गामा म्यू पी म्यू माइनस एम साई इक्वल्स टू 0, या फिर पी कट माइनस एम साई इक्वल्स टू 0, जहाँ पे पी कट फिनमैन डैगर है। ठीक है, ये इक्वेशन जो है गामा म्यू पी म्यू माइनस एम साई इक्वल्स टू 0 या फिर पी कट माइनस एम इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 4 डायमेंशनल, ये इक्वेशन को 4 डायमेंशनल सिमेट्रिक डिराक इक्वेशन भी कहते हैं। 4 डायमेंशनल सिमेट्रिक डिराक इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को 4 डायमेंशनल सिमेट्रिक डिराक इक्वेशन भी कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आए कि डिराइव द 4 डायमेंशनल सिमेट्रिक डिराक इक्वेशन, या फिर इसको कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन एक ही नोटेशन है दोनों। जहाँ पे गामा म्यू और गामा म्यू की वैल्यू ध्यान रखने वाली है, तो गामा 0 की वैल्यू होती है वेर गामा 0 इक्वल्स टू बीटा एंड गामा आर गामा आई इक्वल्स टू बीटा अल्फा आई। ठीक है, ये इक्वेशन कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन कहलाती है। इट्स कॉल्ड कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ डिराक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है टाइम इवोल्यूशन ऑफ डिराक-स्पाइनर। डिराक इक्वेशन में जो हम वेव फंक्शन यूज करते हैं, वेव फंक्शन साई, वो एक चीज तो हमने देखी थी कि वो एक 4x1 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, क्योंकि ये 4x4 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, तो इसको ऑफ कोर्स 4x1 का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसको स्पाइनर क्यों कहते हैं, ये नॉर्मल वेक्टर्स जैसा बिहेव क्यों नहीं करता, और इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या क्या है, इसके लिए हमें पहले डिराक इक्वेशन देखनी पड़ेगी। डिराक इक्वेशन क्या है, आयोटा डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम साई, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो। ठीक है, ये इक्वेशन हम लिख रहे हैं नेचुरल यूनिट्स में, जहां पे एच कट और सी दोनों की वैल्यू 0 है। अगर हम रियल यूनिट्स में बात करें, क्योंकि हमें इसका टाइम इवोल्यूशन देखना है, तो हमें एच कट और सी की जरूरत पड़ेगी।
तो इक्वेशन ऐसे होती है आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर साई। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। लेट्स से इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, इसका मतलब स्पेस में इसका एवोल्यूशन हो नहीं रहा है। साई आर टी ऑफकोर्स स्पेस पार्ट भी होगा इसका और टाइम पार्ट भी, हमें सिर्फ टाइम एवोल्यूशन देखना है। तो लेट्स से इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, इसका स्पेस एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट, या फिर एनी अदर पार्टिकल जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो रेस्ट में है। तो इक्वेशन क्या है कि आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू बीटा एम सी स्क्वायर साई। ठीक है, यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या होती है, बीटा की मैट्रिक्स होती है, इक्वेशन में ही रखते हैं। तो यहाँ से आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू क्या आएगा 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 एम सी स्क्वायर साई। ठीक है, साई के कंपोनेंट हैं, साई के कंपोनेंट हैं साई 1 साई 2 साई 3 साई 4। लेट्स से साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, इधर भी वही कंपोनेंट है आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी साई 1 साई 2 साई 3 साई 4। अब ये जिस तरीके की मैट्रिक्स है, इन चारों इक्वेशंस को अलग अलग लिखा जा सकता है। तो लेट्स से अगर चारों इक्वेशंस को लिखें तो इक्वेशन क्या आएंगी, यहाँ से चार इक्वेशंस क्या बनेंगी, आयोटा एच कट डेल साई 1 अपॉन डेल टी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर साई 1, आयोटा एच कट डेल साई 2 अपॉन डेल टी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर साई 2, आयोटा एच कट डेल साई 3 अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस एम सी स्क्वायर साई 3। दो टर्म्स प्लस में आएंगी, दो टर्म्स माइनस में आएंगी, डेल साई 4 अपॉन डेल टी इक्वल्स टू माइनस एम सी स्क्वायर साई 4। ठीक है, तो चारों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करें, चारों कंपोनेंट्स का टाइम इवोल्यूशन निकालें, डेल साई 1 अपॉन साई 1 इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर अपॉन आयोटा एच कट, तो ये आ जाएगा एम सी स्क्वायर अपॉन एच कट माइनस आयोटा, डेल साई 2 अपॉन साई 2 क्या आएगा एम सी स्क्वायर अपॉन एच कट माइनस आयोटा, डेल साई 3 अपॉन साई 3 एम सी स्क्वायर अपॉन एच कट माइनस आयोटा आएगा, तो आयोटा आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा प्लस आयोटा एम सी स्क्वायर एंड डाइस डेल साई 4 अपॉन साई 4 भी सिमिलरली आएगा आयोटा एम सी स्क्वायर अपॉन एच कट। अब यहाँ से और बात क्या सामने आती है, अगर इन चारों इक्वेशंस का सोल्यूशन इधर लिखें तो साई 1 क्या आएगा इंटीग्रेशन करने पर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एम सी स्क्वायर टी अपॉन एच कट, साई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एम सी स्क्वायर टी अपॉन एच कट, साई 3 एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा एम सी स्क्वायर टी अपॉन एच कट एंड साई 4 एक्सपोनेंशियल आयोटा एम सी स्क्वायर टी अपॉन एच कट। चार टर्म्स हैं, वैसे साई का टाइम एवोल्यूशन क्या होता है एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट। तो शुरू में जो स्पाइनर की डेफिनेशन, शुरू में जो इसकी इंटरप्रिटेशन की गई थी कि डिराक स्पाइनर है, इसके दो कंपोनेंट जो होते हैं
वो टाइम में नेगेटिव डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, और दो कंपोनेंट जो डिराक स्पाइनर के जो लास्ट वाले दो सॉरी स्टार्टिंग वाले दो कंपोनेंट हैं वो टाइम में पॉजिटिव डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन में है, एंड द लास्ट टू कंपोनेंट ये टाइम में नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन में है। ठीक है, लेकिन इस इंटरप्रिटेशन से कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, तो ये माना गया कि डिराक स्पाइनर के जो दो कंपोनेंट हैं वो पॉजिटिव एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग हैं, और लास्ट के दो कंपोनेंट हैं वो नेगेटिव एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ही स्पाइनर है, डेल साई अपॉन साई, डेल साई मतलब साई जिसके कंपोनेंट साई 1 साई 2, जिसके दो कंपोनेंट कोई अलग चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो कंपोनेंट कोई अलग चीज रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वजह से डिराक स्पाइनर जो होता है साई, साई 1, साई 2, साई 3, साई 4, ये नॉर्मल वेक्टर्स की तरह बिहेव नहीं करता है, इसके नॉर्मल वेक्टर्स की तरह इक्वेशंस भी नहीं होती हैं, ये नॉर्मल वेक्टर्स की तरह पार्टिकल के सिंपल वेव फंक्शन को शो नहीं करता है, इसीलिए इसको डिराक स्पाइनर कहते हैं। इसीलिए वेक्टर नहीं कहते, वरना 4x1 की जो एक कॉलम मैट्रिक्स होती है उसे वेक्टर ही कहा जाता है, लेकिन इसके कंपोनेंट्स अलग अलग एनर्जी की वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं, तो इसलिए ये कुछ और बिहेवियर शो करता है, इसलिए डिराक स्पाइनर कहते हैं, नॉट अ वेक्टर नॉट अ टेंसर, स्पाइनर। ठीक है, और इसका टाइम इवोल्यूशन अगर चारों कंपोनेंट्स का पूछा जाए तो चारों कंपोनेंट्स का टाइम इवोल्यूशन भी अलग होता है, सेम नहीं होता, कि हम साई का टाइम इवोल्यूशन की इक्वेशन नहीं लिख सकते, साई कैसे टाइम के साथ इवॉल्व करता है, इसके चारों कंपोनेंट अलग तरीके से टाइम के साथ इवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इक्वेशंस जो होती हैं चार इक्वेशन, ये इक्वेशन टाइम इवोल्यूशन इक्वेशंस ऑफ डिराक स्पाइनर कहलाती है। ठीक है।